I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. द क्लासरूम ऑफ इलाइट सीज़न 2 एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम लोग कारिजावा को देखते हैं जो कि क्लासरूम में बैठकर काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रही होती है और पिछली बात को याद करती है कि किस तरीके से आयनोकोजी ने उससे कहा था कि वो अब उसको दोबारा कभी कॉल नहीं करेगा। आयनोकोजी क्लासरूम में आता है और कारिजावा उसको गुड मॉर्निंग करती है, लेकिन आयनोकोजी एक हल्का सा यस करके वहाँ से चला जाता है। इसकी वजह से कारिजावा काफ़ी दुखी और काफ़ी परेशान लग रही थी। जिसके बाद हमें हिराटा को दिखाया जाता है जो कि होरिकेटा से इस बारे में बात कर रहा होता है कि क्यों ना हम लोग स्टडी ग्रुप को हमेशा रेगुलर रखें। तभी क्लासरूम का गेट खुलता है तो सभी लोग देखते हैं कि गेट पर तो रुएन अपनी गैंग के साथ वहाँ पर आता है। तो हिराटा रुएन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो रुएन कहते हैं कि क्या मैं अपने स्कूल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मिलने भी नहीं आ सकता, तुम लोग इतने सरप्राइज क्यों दिख रहे हो। जिस पर हिराटा कहते हैं कि ये स्कूल थोड़ा अलग है, तो तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम इसी चीज़ के लिए पर आए हो। तो रुएन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुए हैं। ये बात सुनकर कोएंजी वहाँ से क्लासरूम से जाने लगता है। तो रुएन अपने ही क्लास के स्टूडेंट इशिज़ाकी को इशारा करता है कि कोएंजी का पीछा करो और ऐसा बोलकर रुएन वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर क्लास डी वाले डर जाते हैं कि आखिरकार रुएन कोएंजी के साथ करने क्या वाला है। वहीं मियाके आयनोकोजी से कहते हैं कि क्यों ना हम लोग उनको देखने चलें कि आखिरकार वो रुएन के साथ करने क्या वाले हैं। जिस पर आयनोकोजी भी मान जाता है और वो लोग जाने लगते हैं। वहीं हिराटा भी जाने लगता है, लेकिन आयनोकोजी उसको रोककर कहता है कि तुम्हें यही क्लास में रुकना चाहिए, क्योंकि अगर यामाउची और ईके जैसा चिल्लाने वाला एक साथ चलेगा तो शायद से काफी बड़ा कमोशन भी हो सकता है। जिस पर हिराटा कहते हैं तुम सही कह रहे हो, इसलिए मुझे यहीं रुकना चाहिए, और ऐसा बोलकर आयनोकोजी भी चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोएंजी को चारों तरफ से रुएन और उसके गैंग वालों ने घेर कर रखा हुआ है। तभी होरिकेटा वहाँ पर पहुँचती है और उनको बोलती है रुक जाओ। तो रुएन कहने लगता है किस बात पे रुक जाए, अभी तक तो हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं है, तुम खुद से भी देख सकती हो। तभी कोएंजी रुएन से पूछते कि क्या तुम्हें मुझसे चाहिए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया हो, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो यहाँ पर। तभी रुएन कोएंजी को अजीब बुलाता है, लेकिन कोएंजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि रुएन आखिरकार कह क्या रहा है। इसलिए वो रुएन से कहते हैं कि तुम काफ़ी अजीब बातें कर रहे हो और मुझे काफ़ी मीन चीज़ कह रहे हो, लेकिन मेरा मूड अभी अच्छा है इसलिए मैं इस बात को जाने देता हूँ, क्योंकि आज मेरी किसी के साथ एक डेट है इसलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। ऐसा बोलकर कोएंजी अपने बैग से एक कंघा और शीशा निकालता है और शीशे को रुएन को पकड़ा देता है और अपने बाल को सेट करने लगता है। बट रुएन कहता है लगता है तुम्हें अपनी डेट को वापस से रीशेड्यूल करना होगा। ऐसा बोलकर रुएन उस शीशे को जमीन पर फेंक देता है, जिससे कि वो शीशा टूट जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोएंजी को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि वो रुएन से कहता है कि ये मिरर काफी एक्सपेंसिव था। तो रुएन कोएंजी से माफी मांगकर कहता है माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया था। होरिकेटा इन सब चीजों से परेशान हो जाती है और रुएन को कहती है काफी हो गया, लेकिन रुएन होरिकेटा को चुप कराकर कहता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, मुझे तो सिर्फ कोएंजी से ही काम है। तभी वहाँ पर साकाया नागी आ जाती है अपनी क्लासमेट के साथ और उससे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग क्रिसमस पार्टी की प्लानिंग कर रहे हो। तो रुएन जी साकाया नागी को इन चीज़ों से बाहर रहने के लिए कहता है और कहता है कि बीच में इंटरफेयर मत करो। वहीं कोएंजी रुएन से कहते कि तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी रुएन कोएंजी से पूछने वाला ही होता है, लेकिन कोएंजी सामने से कहने लगता है कि रुएन तुम क्लास डी में से मास्टरमाइंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, जो कि तुम्हारे प्लान के साथ इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मुझे किसी भी क्लास के फ्यूचर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही मैंने एग्जाम के अंदर कोई भी बड़ी अचीवमेंट अब तक करी नहीं है और ना ही मैं आगे कभी करने वाला हूँ। तो रुएन कोएंजी से कहते हैं कि तुम शिप पर हुए स्पेशल एग्जाम को कैसे एक्सप्लेन करोगे, सारे शक तुम्हारे ऊपर ही जाते हैं। तो कोएंजी से कहते हैं कि मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, क्योंकि एग्जाम में होने वाली मीटिंग में जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रुएन कहते हैं कि इस बात की तो कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम क्लास डी को पीछे से कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ये सुनकर कोएंजी कहते हैं कि अगर तुम इस कंक्लूजन पे आए हो तो इसका मतलब है कि तुम इतने स्मार्ट हो ही नहीं कि तुम मास्टरमाइंड का पता लगा सको। जिस पर रुएन कहते हैं हाँ तुम्हें सही पता चला, और अगर तुम कह रहे हो कि तुम मास्टरमाइंड नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल हार्मलेस हो। ये सुनकर कोएंजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद आई और उसको ड्रैगन बॉय के निकनेम से बुलाता है। रुएन कहते हैं कि अगर मैंने तुमसे ये चीज वायलेंट होकर पूछी होती तो तुम क्या करते हैं। जिस पर कोएंजी कहते हैं कितना नॉनसेंस क्वेश्चन है, तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हो। जिस
पर रोहन कहता है माफ करना, लेकिन मैं कभी भी वॉयलेंस का यूज कर सकता हूँ, चाहे कैसी भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो कोएनजी कहते हैं कि अगर तुम वॉयलेंस का यूज करते तो मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं रहती, मुझे तुम सभी लोगों को नॉकआउट करना पड़ता। जिस पर रोहन कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब तुम अकेले कर सकते हो? तो कोएनजी कहते हैं कि ये सब सोचना गलत होगा कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर रोहन कोएनजी को क्रेजी कहता है। अब कोएनजी रोहन से कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि हम लोग हमारे बीच की चीजों को अब सोल्व कर पाए, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन रोहन कोएनजी को दोबारा रोकता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक और बात बता सकते हो कि अगर मास्टरमाइंड तुम नहीं हो तो क्या जिन बेवकूफ लोगों ने हमारा यहाँ पर पीछा किया उन्हीं में से कोई मास्टरमाइंड है? कोएनजी कहने लगता है कि मैं मजा छीनना तो नहीं चाहता, लेकिन तभी बीच में साकायानागी बोल पड़ती है और रोहन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम किसी तरीके के मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे हो क्लास डी में से। साथ ही साथ वो रोहन को ड्रैगन बॉय करके कहती है। तो रोहन कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन चीजों से बाहर रहो और अगर तुमने मुझे दोबारा से ड्रैगन बॉय नाम करके बुलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। साकायानागी कहती कि क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? ये नाम तो कितना प्यारा है ना, ड्रैगन बॉय। ये सुनकर रोहन को काफी गुस्सा आता है और वो जाकर साकायानागी को किक मारने वाला होता है, लेकिन तभी साकायानागी का क्लासमेट हाशिमोटो सामने आकर रोहन की लात को रोककर साकायानागी को बचा लेता है। तभी होरिकिटा रोहन को रोककर कहती है काफी हो गया, तुमने काफी ज्यादा वॉयलेंस कर लिया है। तभी साकायानागी हाशिमोटो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ फिसल गया था। जिसके बाद साकायानागी होरिकिटा से कहती है कि सब कुछ ठीक है, कोई भी वॉयलेशन नहीं हुई है। जिसके बाद साकायानागी रोहन से माफी मांगकर कहती है कि मैंने ज्यादा ही बोल लिया। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कोएनजी भी गुनगुनाता हुआ एकदम मस्त अपनी धुन में चला जाता है। जिसके बाद कोएनजी क्लास डी के स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम कोएनजी के बारे में क्या सोचते हो? वहीं सूडो रोहन के ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहते हैं कि तुम कितनी नॉनसेंस चीजें कर रहे हो आज। तो रोहन कहते हैं कि मूर्ख लोगों को ये डिस्कशन समझ नहीं आएगा। ये सुनकर सूडो को गुस्सा आता है और रोहन को मारने के लिए सामने आता है, लेकिन होरिकिटा उसको रोक लेती है और रोहन से कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा वॉयलेंस होता जा रहा है, जो कि लाइन क्रॉस कर रहा है। तो रोहन कहता है अच्छा है, आज एक सस्पेक्ट कम हो चुका है और जो भी मास्टरमाइंड है मैं उसके काफी करीब पहुंचने वाला हूँ। तो होरिकिटा रोहन से कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहती हूँ कि तुम मेरे क्लासमेट से दूर रहो। जिस पर रोहन कहते हैं कि ये मेरी मर्जी है कि मैं उनसे दूर रहूं या फिर नहीं, लेकिन ये गेम काफी जल्दी खत्म होने वाला है, तो इसलिए फिनाले के लिए रेडी रहना। ऐसा बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रात को आयनोकोजी अपने रूम में कॉफी पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि इचिनोशे और साकायानागी को मेरे अंदर काफी इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी कभी भी खत्म हो सकती है, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो वो है रोहन। जिसके बाद हमें रोहन को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप के साथ बैठा होता है और कहता है कि आखिर में मास्टरमाइंड ने अपने आप को सामने दिखाया ही नहीं। तो इबुकी रोहन से कहती है कि क्या तुम हार मान रहे हो? जिस पर रोहन कहते हैं कभी भी नहीं, मैं उसको आखिर में क्रश करके ही रहूंगा। जिसके बाद रोहन बताते हैं कि पेपर सफल होने के बाद उसने क्लास सी के काफी स्टूडेंट को क्लास डी के स्टूडेंट का पीछा करने के लिए कहा था। उसका एम क्लास डी के स्टूडेंट के अंदर एंजाइटी और टेंशन लाना था और इन चीजों के बारे में मास्टरमाइंड को 2 हफ्ते बाद पता भी चल जाएगा। तो जो भी होरिकिटा का यूज कर रहा है, उसके पीछे छुपकर जितने भी काम कर रहा है, उसको इन सब बातों के बारे में पता ही चल जाएगा। तभी इबुकी कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो? तो रोहन कहते हैं कि मैं इन चीजों से काफी इंजॉय कर रहा हूँ। जिसके बाद रोहन देखते है कि उसने मास्टरमाइंड को कुछ मैसेज किया है। जिसके बाद रोहन सभी को लेकर एक अजीब सी जगह पर ले जाने लगता है। तो इबुकी उसे पूछती है कि वो क्या करने वाला है। जिस पर रोहन कहते हैं कि तुम्हें काफी जल्दी पता चल जाएगा, मैंने बेट को बुला लिया है। उसी टाइम ही मैंने मास्टरमाइंड को भी एक मैसेज भेजा है, तो या तो बेट यहाँ पर आएगा या फिर मास्टरमाइंड यहाँ पर आएगा, तो वो बेट को कुचल देगा, या फिर अगर मास्टरमाइंड आएगा तो वो उसे कुचल देगा। तो इबुकी कहती है कि यहाँ पर तो सर्वेलेंस कैमरा लगे हैं, तो तुम ऐसी चीजें कैसे करोगी? तो रोहन कहता है कि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद वो लोग एक कंस्ट्रक्शन एरिया में जाते हैं और वो जगह काफी ज्यादा ठंडी होती है। जिसके बाद रोहन अपने दोस्त एल्बर्ट को कहता है कि पोजीशन पर चले जाओ, जब बेट यहाँ पर आए तो उसे सीधा यहाँ पर भेज देना, लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ जाए तो मेरे फोन पर फोन कर देना। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो बेट कारिजावा होती है और अब वो रोहन के पास जाने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बाहर काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और अब कारिजावा उनके पास अकेले आती है, क्योंकि रोहन ने मैसेज में कहा था कि वो अकेले ही आए। जिसके बाद कारिजावा कहती है कि तुमने वो मैसेज मुझे क्यों भेजा? मुझे नहीं पता कि मानव और बाकी सब ने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता।
तो रोहन कहते कि तुम इग्नोर भी तो कर सकती थी, तुम्हें यहाँ आने की तो कोई भी जरूरत नहीं थी। पर वो कहती है कि मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम मेरे नाम से गलत रूमर्स फैलाने लगो। तभी इबुकी कारिजावा को हार मानने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को पता है तुम्हारे पास्ट के बारे में कि किस तरीके से तुम बुली हुआ करती थी। जिसके बाद वो लोग मिलके कारिजावा के हाथ को बांध देते हैं। तो कारिजावा रोहन से कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं स्कूल को रिपोर्ट कर दूंगी। जिस पर रोहन कहते हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम यहाँ पर खुद से अकेली ही आई हो। जिसके बाद वो कारिजावा से पूछते हैं कि तुम्हारे और होरिकिटा के पीछे कौन है जो कि तुम लोग को कंट्रोल कर रहा है, और अगर तुम मुझे ये बात बताओगी तो मैं तुम्हारे इस डार्क पास्ट को इस रूम से बाहर नहीं निकलने दूंगा कि तुम बुली हुआ करती थी। तो कारिजावा कहती है कि तुम कितनी स्टूपिड बात कर रहे हो, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। तो रोहन कहता है कि जब मानबे और उसके बाकी सभी दोस्त मैं बुली कर रहे थे तो तुम्हें बचाने वाला वो मास्टरमाइंड ही था ना। तो कारिजावा कहती कि कोई भी मुझे बुली नहीं कर रहा था, मुझे किसी भी मास्टरमाइंड के बारे में नहीं पता है। तो रोहन कहता है कि लेकिन मेरे पास इस बारे में प्रूफ है, मानबे ने मुझे बता दिया है कि मास्टरमाइंड ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया और उसे थ्रेटेंड किया, और इसका मतलब है कि कारिजावा जानती है कि असलियत में मास्टरमाइंड है कौन। जिसके बाद रोहन कारिजावा से पूछते कि आखिरकार वो मास्टरमाइंड है कौन, और अगर तुम मुझे उसकी आइडेंटिटी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे को सभी के सामने एक्सपोज कर दूंगा, जिससे कि तुमने स्कूल में जितने भी लोगों के साथ कनेक्शन बनाया है तुम सभी लोगों के साथ अपना कनेक्शन खो दोगी। इतने सब के बाद भी कारिजावा मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताती है, जिसके वजह से रोहन इशिज़ाकी को बुलाता है। तो इशिज़ाकी पानी की बोतल लाकर कारिजावा के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से कारिजावा को और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है और वो काफी जोर से कांपने लगती है। जिसके बाद रोहन कारिजावा को दोबारा से बिठाता है और इस बार उसका मुंह ढककर दोबारा से पानी फेंकता है, जिसकी वजह से कारिजावा को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद हम लोग आयानोकोजी के ग्रुप को देखते हैं, जो कि आयानोकोजी से आकर पूछते हैं कि क्या उसे कैरियोके चलना है, जिस पर आयानोकोजी भी मान जाता है और सभी एक साथ कैरियोके चले जाते हैं। वहीं पर रोहन अभी भी कारिजावा के साथ टॉर्चर को कंटिन्यू रखता है और उसके ऊपर लगातार पानी फेंकता रहता है। इसके बाद रोहन दोबारा से कारिजावा से पूछता है कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन कारिजावा अभी भी उसको नहीं बताती है और कहती है कि कोई मास्टरमाइंड है ही नहीं। वही रोहन अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो। जिसके बाद वो कारिजावा के हाथ पकड़कर उसको घसीटने लगता है और वो कहता है मैं तुम्हें कुचल दूंगा और मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। और यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद है तो जोर से लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में।